हेलो व्यूअर्स, वेटरन्स एंड फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी सुप्रीम कोर्ट से ऐसी कोई खबर नहीं है जिसके लिए हम आशा कर रहे हैं। दूसरा ये भी बताना चाहूँगा कि अभी यूट्यूब पर वही पुरानी वीडियो OROP की टेबल आना शुरू हो गई हैं और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया। इस प्रकार की खबरें आ रही हैं, वो सारी झूठी बातें हैं। जब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई आदेश नहीं आ जाता है या केस का निपटारा नहीं हो जाता है, तब तक आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी ने कमेंट करके मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब को पूछा था कि साहब आप 16/6/2022 के बाद जब सुप्रीम कोर्ट का 90 दिन का टाइम खत्म हो गया था तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के लिए क्यों नहीं गए। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार 90 दिन के एक्सटेंशन के लिए चली गई थी, इसलिए लीगली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए जाना ठीक नहीं होता। यह उनका उत्तर ठीक नहीं है, क्योंकि एक ही व्यक्ति दो काम नहीं कर सकता। वही व्यक्ति रिव्यू पिटीशन डाले और वही व्यक्ति कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए जाए। ये केवल भारत सरकार के भूतपूर्व सैनिक जो आज गुस्सा है आरपी रिव्यू पिटीशन के ऊपर, उससे बचने का एक ये तरीका है। दूसरा ये है कि भारत सरकार ने कहा कि हम 90 दिन के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक्सटेंशन के लिए जा रहे हैं, और कारण बताया कि उनका जो कैबिनेट नोट है अभी तक डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में अटका हुआ है। लेकिन इसको भी हमारे वेटरन सही नहीं मानते, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन के बाद 90 दिनों में OROP देने के लिए जो आदेश दिया गया था, उसे एक छोटा सा डिपार्टमेंट भारत के लिए मुसीबत का सबक बना दे। बात कुछ और ये है, और केवल उससे पहले रिव्यू पिटीशन डाली गई थी और रिव्यू पिटीशन का इंतजार करते हुए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से बचने के लिए ये तरीका ढूंढा गया है। अदरवाइज ये सही नहीं है। और दूसरा हम कहना चाहेंगे, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि एक डिपार्टमेंट का लेटर, DSW का लेटर हूबहू सोशल मीडिया पर आ जाए और उसमें ये बताया जाए कि हमारी प्रक्रिया यहाँ अटकी हुई है। ऐसा नहीं होता, क्यों आज तक DSW ने जितने भी उत्तर दिए हैं यही कहा है उन्होंने, हमने जो मांगा है अंडर प्रोसेस या अंडर प्रोग्रेस, इस प्रकार की बातें उनकी ओर से आई हुई हैं। अब यह है कि OROP आएगी कब तक। हम मानकर चलते हैं कि 16/6/2022 को 90 दिन का टाइम खत्म हुआ था, तो भारत सरकार ने उससे पहले कहीं रिव्यू पिटीशन डाली होगी। हम मान के चलते हैं कि उन्होंने 10 जून के आसपास डाली होगी। तो 10 जून को जो रिव्यू पिटीशन इन्होंने डाली है, 10 जून से लेकर और आज तक लगभग इनके 40 या 45 दिन हो जाते हैं। और हम मान के ही चलते हैं कि यदि कोई अपराधी अपराध करता है और जेल में रहता है और जब उसको सज़ा मिलती है, तो अधिकतर देखा गया है कि कोर्ट उसकी पीछे की सज़ा को, पीछे की जो जेल में रहने की अवधि है, उसको सज़ा में जोड़ देते हैं और उसकी सज़ा की अवधि निर्धारित करते हैं। तो मान के चलते हैं कि आदरणीय सुप्रीम कोर्ट जो समय निकल गया है, उस समय को भी काउंट करते हुए भारत सरकार को 90 दिन का टाइम देंगे। अब मैं आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जो कमेंट्स हैं हमारे व्यूअर्स के, उस पर मैं बातचीत करना चाहता हूँ। दरअसल मैं वीडियो जो बना रहा हूँ इसलिए बना रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भूतपूर्व सैनिक कुछ ऐसी चीज़ों को जान सकें जिससे कि उनको जानकारी हो और वो आगे कदम उठा सकें। तो सबसे पहले मैं ऑनररी रैंक्स और रेगुलर रैंक्स पर प्रकाश डालना चाहूँगा। ये बड़ा ही उलझा हुआ क्वेश्चन है, आप भी उलझे हुए हो और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कुछ आपको गाइड कर सकूँ। तो ऑनररी रैंक जो है वो ऑनररी नायक भी होता है, ऑनररी हवलदार भी है, ऑनररी नायक सूबेदार भी हैं, आजकल ऑनररी सूबेदार भी हैं, सूबेदार मेजर भी हैं, और ऑनररी लेफ्टिनेंट और कैप्टन भी हैं। यानी लगभग सभी रैंकों के साथ ऑनररी लगा हुआ है। तो फिर इनके पे एंड अलाउंसेज और पेंशन का क्या होता होगा।
तो इनका बड़ा ही निराला नियम देखा मैंने देखा कि ऑनररी नायक और ऑनररी हवलदार, जब मैंने इनको 430 सर्कुलर में देखा तो रेगुलर नायक और ऑनररी नायक की पेंशन में 1 रुपये का फर्क, और वही फर्क ऑनररी हवलदार और हवलदार के फर्क 501 में देखा तो नायकों के लिए, ऑनररी नायक और नायक के लिए फर्क निकाल दिया गया और ऑनररी हवलदार और हवलदार के लिए फर्क रखा गया। और जब 555 आरोपी में गए तो वहाँ काफ़ी फर्क था। अब यदि आपका एक नियम है कि ऑनररी रैंक को आप 1 रुपया कम पेंशन दोगे तो 1 रुपया कम दो ना, आरोपी में कैसे ये फर्क आ गया? ये फर्क नहीं होना चाहिए। अब ये है इनका नियम क्या है। नियम जो होते हैं वो नियम के अनुसार ही बनते हैं। अब मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि 2009 में माननीय राष्ट्रपति द्वारा एक आदेश पारित किया गया था जिसमें 2006 से बाद में आने वाले, यानी पोस्ट 2006 के आने वाले जो ऑनररी नायब सूबेदार थे उनको वेतन और पेंशन के लिए रेगुलर नायब सूबेदार के बराबर कर दिया गया था। और इसी का सहारा लेकर के जो प्री 2006 ऑनररी नायब सूबेदार थे वो कोर्ट में गए, लड़ाई लड़ी उन्होंने, लड़ाई जीती उन्होंने, और जीतने के बाद उन्होंने इसका पेमेंट भी लिया। हालांकि उनका पेमेंट पूर्ण रूप में नहीं हुआ है और उनको ऑनररी नायब सूबेदारों को पेंशन के लिए रेगुलर नायब सूबेदारों के बराबर माना गया है। उसी प्रकार यदि आप ऑनररी लेफ्टिनेंट और कैप्टन की आरोपी की पेंशन यदि आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उनकी भी पेंशन जो रेगुलर लेफ्टिनेंट हैं और कैप्टन हैं उनके बराबर हैं। आप 555 टेबल सर्कुलर में जाइए, टेबल नंबर 2 में देखिए, और वहाँ जो लेफ्टिनेंट है ऑनररी लेफ्टिनेंट 16,090, ऑनररी कैप्टन की 17,000 दे रखी है, और ये 28 साल की उनकी पेंशन है। तो अब एक नियम निकल करके आता है कि जब ऑनररी नायब सूबेदार, ऑनररी लेफ्टिनेंट और कैप्टन की पेंशन रेगुलर नायब सूबेदार और रेगुलर लेफ्टिनेंट और कैप्टन के बराबर है, तो क्यों नहीं दूसरी जो ऑनररी रैंक हैं तो बराबर ही उनकी पेंशन भी उनके रेगुलर जो पद हैं उनके समकक्ष हो। यदि आप भी नहीं है तो आपके पास ये नियम है, आप कोर्ट में जाएं। आप कोर्ट में नहीं जाएंगे तो कोई आपको देने वाला नहीं है, वो आपका सौभाग्य है, इस पर कोई ध्यान दे और आपका उसके बराबर हो जाए। अब एक बड़ा ही अटपटा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है, बार बार सुनाई मैंने ये सब। मेरी पेंशन 2016 में 2014 में जो आरोपी आई थी वो आरोपी 1 उससे कम है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आरोपी 1 का जो नोटिफिकेशन है या आरोपी की जो पेंशन है वो एवरेज बेस्ड है। वो ऐसे है, मान लीजिए एक व्यक्ति को मिलते हैं 1000 रुपये और एक को मिलते हैं 800। हम एक लाइन खींच लेते हैं, एक लाइन पे लिखते हैं ए और एक को लिखते हैं 800, और लाइन का दूसरे छोर पर लिख देते हैं 1000। एक की पेंशन 800 है, एक ही रैंक है और एक की है 1000। ये उनकी लास्ट पे ड्राउन है। लेकिन जब ओआरओपी लागू होगी तो तीसरा बिंदु बन जाएगा, ए बी और सी बन जाएगा। यानी हम 1008 को जोड़ेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, एवरेज निकालेंगे और 900, यानी ओआरओपी जो हुई है वो 900 रुपये आपको मिल रही है। यदि इस 900 रुपये से जिसकी कम है उसको 900 रुपये मिल जाएंगे, और इस 900 रुपये से जिसकी ज़्यादा है उसको 1000 रुपये मिलते रहेंगे। इसका मतलब ये है कि जो आपकी पेंशन आपको मिल रही है वो एवरेज बेस्ड है। अब क्योंकि भारत सरकार ने प्रोटेक्शन क्लॉज दे रखा है और उस प्रोटेक्शन क्लॉज के अनुसार आपकी पेंशन प्रोटेक्ट हो जाएगी। तो जनरली हमने ये सुना है कि मेरी पेंशन कम है,
कोई ये नहीं कहता कि मेरी पेंशन ज़्यादा है, लेकिन जो मैक्सिमम वाला जो ज़्यादा ले रहा है OROP से, वो क्यों नहीं कहता? और जो कम ले रहा है तो 2014 जुलाई 2014 तक तो बराबर हो गई, क्योंकि उसको एवरेज कर दिया गया। अब ये प्रॉब्लम आएगी आपको जुलाई अगस्त 2014 के बाद ही आ जाएगी। यानी जो 1 अगस्त 2014 को जो भी रिटायर होगा उस पर OROP लागू नहीं होगी, और उसका जो मिनिमम मैक्सिमम वाला जो हिसाब किताब है वही चलेगा, और जो उसको जो मिनिमम वाला है वो मिनिमम लेगा और मैक्सिमम वाला मैक्सिमम लेगा, और ये जब तक चलता रहेगा तब तक आपकी OROP पूरे नहीं आ जाएगी। और ये फ़र्क भी वही है कि आपका एवरेज बेस्ड है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, बहुत देर से बताना चाह रहा था कि 6वां वेतन आयोग, इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा। एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है खास करके फौजियों के लिए, जिसे बड़ी पवित्रता के साथ श्री मनमोहन सिंह सरकार ने स्वीकार किया, अंगीकार किया, लेकिन लागू करते वक्त कुछ अपवित्र आत्माओं ने इस पवित्र ग्रंथ को इस प्रकार तोड़ा मरोड़ा, अपवित्र किया, दूषित किया कि हमारी तो जान निकाली, लेकिन उस ग्रंथ की भी जान निकाल दी। और यदि ये सही तरीके से इस पवित्र ग्रंथ को लागू करते तो ना तो हमें 430 सर्कुलर लाना पड़ता, न हमें 501 सर्कुलर लाना पड़ता, न 502 लाना पड़ता, न 542 लाना पड़ता, और न ही हमें 568 सर्कुलर लाना पड़ता, और न ही हमारी OROP की जो फिगर उस समय कैलकुलेट होती 11,500 करोड़, न वो होती 4-5 हज़ार करोड़ में होती। और हो सकता है भारत सरकार उस समय 5-6 हज़ार करोड़ में हमें पूर्ण OROP भी दे देती, लेकिन केवल और केवल कुछ लोगों की, हम तो यही कहेंगे कि लापरवाही ने इस प्रकार से इसको तोड़ा मरोड़ा कि जो हमारी पेंशन 6वें वेतन आयोग की 1/1/2016 को मिलनी चाहिए थी, वो 568 सर्कुलर के अनुसार 2016 में मिली, और वो भी बड़े भेदभाव के साथ। ऑफिसर्स को अलग प्रकार से मिला और हमको भी अलग प्रकार से मिला। अब ये चला हुआ है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ, एक और था, किसी ने कहा ऑनरेरी लेफ्टिनेंट कैप्टन, एक साहब हमने जो कैलकुलेशन बताया था ऑनरेरी लेफ्टिनेंट कैप्टन का, कि सर हमें तो ये इतनी पेंशन नहीं मिलती। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं 2 चीज़ स्पष्ट रूप से आपको बताई थी। पहला, आपकी OROP का कैलकुलेशन जो वन में हुआ है वो रेगुलर लेफ्टिनेंट और कैप्टन की 28 साल की जो पेंशन बनती है, वो पे बनती है, उससे आधे से हुआ है। और आपका पे फिक्सेशन जो होगा वो मिनिमम फिटमेंट टेबल से होगा। या तो आप अपनी मिनिमम फिटमेंट टेबल सीधे ही 2.57 से मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर ऐसा कीजिए कि जैसे आप लेफ्टिनेंट की, ऑनरेरी लेफ्टिनेंट की जो मिनिमम फिटमेंट टेबल है 30,900 है, उसमें से आप MSP निकाल दीजिए। निकालने के बाद अगर 2.57 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका इस प्रकार 66,049 आता है। फिर इसको आप जाइए 56,100 वाले 7 CPC के आप ग्रुप में, और देखिए आपकी पे कहाँ फिक्स होगी। तो 66,049 ऐसी कोई फिगर है नहीं, उससे आगे 67,000 है। तो आप 67,000 पे फिक्स होंगे जब आपका प्रमोशन होगा। उसमें आप 15,500 जब जोड़ोगे आप, तो आपका 82,500 हो जाएगा। 82,500 का जब आप आधा करोगे तो 41,250 आपकी पेंशन होगी। मैं लेफ्टिनेंट की बातें कर रहा हूँ, और ये आपका होना चाहिए। अब इसमें कहीं गड़बड़ी की है तो अलग है। आपका पे फिक्सेशन अलग प्रकार से है, और आपकी जो OROP है वो अलग प्रकार से है। OROP में आपका जो पे फिक्सेशन है, और दूसरा जो ऑलरेडी लेफ्टिनेंट कैप्टन और लेफ्टिनेंट की जो 28 साल की पे देखी गई है, उनमें जो भी आपको बेनिफिशियल है वो OROP में दिया गया है। ये वेल एस्टेब्लिश रूल है, और इस रूल को इनको लागू करना पड़ेगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि ऑनरेडी नायब सूबेदार और ऑनरेरी लेफ्टिनेंट कैप्टन को रेगुलर नायब सूबेदार और रेगुलर लेफ्टिनेंट कैप्टन की पेंशन मिल सकती है, तो अन्य जो दूसरे ऑनरेरी रैंक्स हैं उनको भी उनकी पेंशन मिल सकती है। ये आप अपने कोर्ट में जाएं और कोर्ट में इनसे लड़ाई लड़ें, और ये आपके लिए इन दोनों का जो रूल है आपको पास उपलब्ध है। थैंक यू, धन्यवाद।